नमस्कार स्टूडेंट्स, दर्शन बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पहले हमने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा पढ़ी थी। आज हम इसका शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र और उद्देश्य के बारे में देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र आज बहुत विस्तृत हो चुका है, लेकिन हम यहाँ पर उसका संक्षेप वर्णन करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र कितने में बटा हुआ है? 3 में। पहला शिक्षार्थी में, दूसरा सीखने की प्रक्रिया में, तीसरा शिक्षक का शिक्षण व्यवहार में। फर्स्ट, शिक्षार्थी। पहले हम शिक्षार्थी के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र एवं छात्रा को शिक्षार्थी के अर्थ में लिया जाता है। बालक का व्यवहार व्यक्तिगत दोनों ही प्रकार का होता है। बालक का व्यवहार और व्यक्तिगत दोनों प्रकार का होता है और शिक्षा मनोविज्ञान उसका अध्ययन करता है। शिक्षार्थी के अध्ययन में 3 बातें मुख्य बताई गई है। जो शिक्षार्थी है उसके अंदर 3 बातें मुख्य क्या बताई है? पहली, बालक के विकासात्मक और जीवित स्वरूप का अध्ययन करना। बालक का जो विकासात्मक और जीवित स्वरूप, विकासात्मक स्वरूप कौन सा होता है जो का अध्ययन करना। दूसरा, संगठित व्यक्तित्व का अध्ययन करना, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अध्ययन करना। तीसरा है बालक के व्यवहार पर पड़ने वाले, जो बालक का व्यवहार है उस पर पड़ने वाले अचेतन मन के प्रभाव का अध्ययन करना। तो शिक्षार्थी के अंदर 3 पॉइंट्स कौन से थे? ये हमने पढ़ लिए हैं। 3 मुख्य बातें कौन सी थी? बालक के विकासात्मक और जीवित स्वरूप का अध्ययन करना, दूसरा संगठित व्यक्तित्व का अध्ययन करना और तीसरा बालक के व्यवहार पर पड़ने वाले अचेतन मन के प्रभावों का अध्ययन करना। इस प्रकार से हम बालक के स्वरूप को अच्छी तरह समझने में समर्थ होंगे। अतः शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थी के रूप में निम्नलिखित बातों का अध्ययन करता है। कौन सी बातों का अध्ययन करता है? वो पहला पॉइंट है, 5 पॉइंट है इसके। फर्स्ट पॉइंट है बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन करना। बालक की जो विशेष योग्यता होती है उसका अध्ययन करना। बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करना। बालक की विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में अध्ययन करना। तीसरा पॉइंट है ध्यान एवं रुचि का अध्ययन, उसके ध्यान और रुचि का अध्ययन। फोर्थ पॉइंट है वंशानुक्रम एवं वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन करना। फिफ्थ पॉइंट है मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना। मेंटली और फिजिकली जो स्वास्थ्य होता है बालक का उसके बारे में अपन अध्ययन करना। अब इसका शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है उसका सेकंड पॉइंट था सीखने की प्रक्रिया। तो अपन अब सीखने की प्रक्रिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सीखने की प्रक्रिया क्या? सीखने की प्रक्रिया सीखने की प्रेरणा से लेकर कार्य को सीख जाने तक होती है। सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ से होती है? सीखने की प्रेरणा से लेकर कार्य को सीख जाने तक की होती है। बालक प्रयत्न एवं भूल के द्वारा, बालक क्या करता है? प्रयत्न एवं भूल के द्वारा, सूझ के द्वारा सीखते हैं। भूल करके सीखता है और सूझ के द्वारा सीखते हैं। प्रत्येक बालक के लिए कौन सी विधि उचित होगी या नहीं, इसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान करता है। बालक के लिए कौन सी विधि सही है और कौन सी गलत है, इसका अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान करता है। अतः सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान निम्न बातों का अध्ययन करता है। अतः सीखने की जो प्रक्रिया है के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान निम्न बातों का अध्ययन करता है। कौन कौन सी बातें होती हैं? वो 3 हैं। शिक्षण विधियों का अध्ययन करता है। वो सीखने के अंदर क्या करता है? शिक्षण विधियों का अध्ययन करता है, शिक्षण के नियमों का अध्ययन करता है और प्रेरणा के प्रभाव का अध्ययन करता है। ठीक है।
अब हम शिक्षण विधियों का अध्ययन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब अपना थर्ड पॉइंट था शिक्षण का शिक्षण व्यवहार। तो तीसरा पॉइंट कौन सा है? शिक्षक का शिक्षण व्यवहार। शिक्षा का क्षेत्र में छात्र, पाठ्यक्रम और शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा का जो क्षेत्र होता है उसमें किसका महत्वपूर्ण स्थान है? छात्र का होता है, पाठ्यक्रम का होता है और शिक्षक। एच.एल. वीगी के अनुसार एक अध्यापक को अपने छात्रों की अच्छी तरह से प्रोत्साहित कर लेता है। वह शिक्षा संबंधी युद्ध को आगे से ही जीत लेता है। वो क्या करता? एच.एल. वीगी ने क्या कहा है? एक अध्यापक जो अपने छात्र को अच्छी तरह से प्रोत्साहित कर लेता है, वह शिक्षा संबंधी युद्ध, जो शिक्षा से संबंध को आगे से ही जीत लेता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक निम्न बातों के लिए अध्ययन करता है। स्किनर के अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक होता है वो इन निम्न बातों का अध्ययन करता है। पहला, पाठ्य वस्तु का चयन करना, पाठ्य वस्तु के चयन करता है। बालक को समझने के लिए शिक्षण तरीकों का ज्ञान, मूल्यांकन विधि का ज्ञान, मूल्यांकन जो विधियां होती है उनका ज्ञान होना। अब हमने ये पढ़ा है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। आगे हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य को दृष्टिगत करने पर स्किनर ने उन्हें दो भागों में बांटा गया है। स्किनर ने इसको शिक्षा मनोविज्ञान के जो उद्देश्य है उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है सामान्य उद्देश्य और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। फर्स्ट, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है तथ्यों व नियमों का संग्रह करना। किसका संग्रह करना? तथ्य और नियम का संग्रह करना। दूसरा है शिक्षक के व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति। शिक्षक की जो लक्ष्य होते हैं उसकी प्राप्ति करना। तीसरा है बालक के स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना। बालक के जो स्वभाव होता है उसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य में विशिष्ट उद्देश्य के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको हमने 5 बांटा गया है। पहला है सामाजिक संबंधों में स्वरूप को जानना। सामाजिक जो संबंध होते हैं उसके स्वरूप को जानना। दूसरा, शिक्षक के स्तरों और उद्देश्यों का निर्धारण करना। शिक्षण की समस्याओं का समाधान करना। बालक के व्यवहार में परिमार्जन करना। शिक्षण विधियों, निर्देशन विधियों, विद्यालय संगठन एवं प्रशासन के स्वरूप को निश्चित करना। शिक्षक के अपने व दूसरे के परिणाम जानने में सहायता करना। शिक्षक के अपने और दूसरों के जो परिणाम होते हैं उसको जानने में सहायता करता है। ये तो हो गए हमारे उद्देश्य। अब हम पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है। इसके महत्व पढ़ेंगे हम। शिक्षा मनोविज्ञान ने समाज के सामने दो पहलू प्रस्तुत किए हैं। कौन कौन से? एक तो व्यवहारिक पहलू और एक सैद्धांतिक पहलू। व्यवहारिक पहलू के अंदर हम पढ़ते हैं अध्यापक, शिक्षार्थी, अभिभावक सभी के लिए इसका सैद्धांतिक व व्यवहारिक महत्व है। अध्यापक, शिक्षार्थी और अभिभावक जो भी होते हैं इसके लिए इसके अंदर सैद्धांतिक और व्यवहारिक महत्व, दोनों के अंदर इसका एक महत्व है। आज के युग में शिक्षा मनोविज्ञान के अभाव में शिक्षा की प्रक्रिया संपादित नहीं की जा सकती। अतः एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए तथा छात्रों को सहज, सरल, सीखने व रुचिकर बनाने के लिए अध्यापक को मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग करना होता है।
व्यवहारिक और सिद्धांतिक दो पहलू में बांटा हुआ है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अध्यापक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान निम्न प्रकार से उपयोग है। इसके हम डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट हमारा है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। प्राचीन समय में शिक्षा का केंद्र बालक न होकर अध्यापक है। प्राचीन जो समय था उसमें शिक्षा का जो केंद्र था वो बालक नहीं था बल्कि अध्यापक था। बालक की अभिरुचि या इच्छा के बिना भी शिक्षा कार्य चलता था। पहले के टाइम पे क्या होता था, बालक की अभिरुचि उसमें है या नहीं है, इच्छा है नहीं, तब भी शिक्षा कार्य चलता था। लेकिन अब समय बदल गया है। अब शिक्षण का केंद्र बालक हो गया है। पहले क्या था, अध्यापक शिक्षण का केंद्र था, लेकिन अब क्या हुआ है, बालक हो गया है। बालक की योग्यता अभिरुचि के अनुसार पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों का निर्माण किया जाता है। अब क्या होता है, बालक की योग्यता, उसकी किस चीज़ में रुचि है, उसके आधार पर ही शिक्षण विधियों का निर्माण किया जाता है। दूसरा पॉइंट है शिक्षण पद्धति में परिवर्तन, यानी कि चेंजिंग इन टीचिंग मेथड, चेंजिंग करना। प्राचीन काल में अध्यापक पहले का जो रटने पर बल देते, इनका विचार था रटने से बुद्धि का विकास होता है। पहले के टाइम पे क्या होता था, अध्यापक रटने पर बल देते थे कि रटो, लेकिन अब उनका विचार था कि रटने से बुद्धि का विकास होता है। आज मनोविज्ञान शिक्षण पद्धतियों का विकास हो गया है, जिनके अनुसार शिक्षण देने से बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास होता है। प्रोजेक्ट पद्धति, बेसिक किंडरगार्टन, ऐसी ही शिक्षण पद्धतियां हैं जिनसे बालक का विकास होता है। चेंजिंग इन टीचिंग मेथड से आपको समझ में आया। पहले क्या होता था, अध्यापक रटने पर बल दिया देते, लेकिन आज मनोविज्ञान जो शिक्षण है, पद्धतियां हैं जो, उनके अनुसार शिक्षण से बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। तीसरा है पाठ्यक्रम, यानी कि सर्कुलम। मनोवैज्ञानिक पहलू के विकास से पहले इस बात पर बल दिया जाता है कि पाठ्यक्रम कठिन हो तथा उसमें अभ्यास अधिक हो। मतलब पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, कठिन हो और अभ्यास ज़्यादा हो, प्रैक्टिस ज़्यादा हो। समय सारणी, यानी कि टाइम टेबल। शिक्षा मनोविज्ञान के कारण ही समय सारणी बनाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि कौन सा विषय पहले रखा जाए और कौन सा बाद में। शिक्षा मनोविज्ञान पहले बालकों की थकान, विश्राम, अवधान का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। उस समय अध्यापक की सुविधा का ध्यान रखा जाता था। अब समय सारणी बनाते समय छात्र की योग्यता, रुचि, व्यक्तिगत क्षेत्र आदि का ध्यान रखा जाता है। पहले क्या होता था, टाइम टेबल बनाते समय क्या होता था, कौन सा विषय पहले रखा जाए, कौन सा बाद में। और अब पहले बालकों की थकान, विश्राम का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। पहले क्या होता था, बच्चों की थकान के बारे में, विश्राम के बारे में कोई ध्यान नहीं रखते थे, लेकिन आजकल बच्चे की जब टाइम टेबल बनाते हैं उस समय समय सारणी जो बनाते हैं उस समय ये ध्यान रखा जाता है, उसकी योग्यता के बारे में ध्यान रखते हैं, व्यक्तिगत भेदों के बारे में ध्यान रखा जाता है। पांचवा पॉइंट है पाठ्य सहगामी क्रियाएं, सो करिकुलम एक्टिविटीज, उसकी क्रियाओं के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान के विकास के कारण पाठ्यक्रम में उनके महत्वपूर्ण सहगामी क्रियाओं को ध्यान में रखा जाने लगा। पहले ये समझा जाता था कि पढ़ाई के अतिरिक्त क्रियाओं से बालक अपना समय नष्ट करते हैं, लेकिन अब विचार बदल गया है। वाद विवाद प्रतियोगिता, भ्रमण, खेल, लेख, कहानी, अभिनय तथा नाट्य, संगीत, इस प्रकार की अनेक क्रियाओं के पाठ्यक्रम में स्थान देने के कारण बालक के सर्वांगीण विकास में बहुत सहयोग मिलता है। पहले की जो शिक्षा होती थी उसके अंदर एक्टिविटीज वगैरह नहीं होती थी, लेकिन अब जो होती है, आजकल का जो शिक्षा हुई है उसमें अपने
एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने लगी है, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, भ्रमण होता है, खेल होती है, कहानी, अभिनय, नाट्य, संगीत आदि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। 6 पॉइंट है अनुशासन। शिक्षा में मनोविज्ञान सिद्धांतों के आने के कारण ये धारणा निर्मूल हो गई है कि डंडा हटाते ही बालक बिगड़ जाता है। डिसिप्लिन मतलब पहले के लोग थे कि डंडा हटाते से बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब दिशाविदों के अनुभव किया गया है कि डंडा, मारपीट और भय के आधार पर बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। यानी कि अगर बच्चों को हम डंडा मारपीट के आधार पर अगर बच्चों को उनका सर्वांगीण विकास करें तो ऐसा नहीं हो सकता है। 7 पॉइंट है अनुशासन। अनुसंधान। अनुसंधान का अर्थ होता है खोज करना। अनुसंधान का अर्थ होता है खोज करना। आज व्यवहारिक मनोविज्ञान के विकास के साथ साथ उनके नवीनतम अनुसंधान हुए हैं। मनोविज्ञान नवीनतम अनुसंधानों से शिक्षकों को बालकों की योग्यता, बालक की जो योग्यता होती है, उसकी रुचियां, अभिरुचियों तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है उसके महत्व, उद्देश्य और क्षेत्र। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ।